कहाँ तक बताए थे? बता दिया था ना, ग्राफ ग्राफ भी बता दिया था ना। लिखो आगे, लिखो मोशन ऑफ सैटेलाइट, लिखो मोशन ऑफ सैटेलाइट। हाँ, मार्स वाला मूवी देखे हो सब? है? अरे वो जो तुम्हारा विद्या बालन जो मिशन मंगलम, दिल में मार्स। चलो, हाँ, मोशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ने के बाद हम लोग वो मिशन मंगलम वाला थ्योरी पूरा डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो मार्स इंडिया ही पहले क्यों पहुंच पाया, क्या जुगाड़ू तरीका लगाया था, है ना। तो उसे पढ़ने पर लिखो मोशन ऑफ सैटेलाइट, है ना। सैटेलाइट किसके अबाउट रोटेट करेगा? वाह, सैटेलाइट जो हम लोग लॉन्च करते हैं वो किसके अराउंड घुमाते हैं? प्लेनेट के अबाउट। ठीक है, तो एक पढ़े हुए सब छोटा छोटा चीज, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, भगवान जो बना दिया वो नेचुरल हो गया, और हम लोग जो बनाए वो तुम्हारा कहाँ से? आर्टिफिशियल। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, देख। मान के चलो कि एक एम मास का सैटेलाइट है। हल्ला नहीं जी, हल्ला नहीं। एक एम मास का जो सैटेलाइट है वो किसी प्लेनेट के अबाउट रोटेट कर रहा है जिसका मास एम है, और इसका रेडियस तुम्हारा कितना है? आर। और ये एम मास जो रोटेट कर रहा होगा इसका कुछ डिस्टेंस होगा आर। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एम मास एक सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल है। और हम लोग पढ़े कि भाई कोई भी अगर तुम्हारा सर्कुलर मोशन करे तो उस पर फोर्स एक सेंटर की ओर होगा ही होगा। तो यहां पर ये जो प्लेनेट है इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा होगा, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर बाय आर। तो वही चीज हम लोग लिखते हैं। याद करो, ये जो पॉइंट है इस सॉलिड स्फीयर के बाहर है, तो इसको हम एज ए पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच एक फोर्स होगा, उसका वैल्यू क्या लिखोगे? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि ये मास तो इसके बाहर है ना जी, तो इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सारा मास सेंटर पे आ जाएगा। और यही फोर्स किसके बराबर होगा? एम बी स्क्वायर बाय आर। किसका मास? कैपिटल एम या स्मॉल एम? स्मॉल एम। एम बी स्क्वायर बाय स्मॉल आर। आर आर कैंसिल हो गया, एम बी क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ जो वेलोसिटी आया वो हो गया रूट अंडर जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। और इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, जिस वेलोसिटी से, उसको हम लोग कौन सा वेलोसिटी बोल रहे हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ये आर तुम्हारा उसका क्या हो गया? रेडियस। तो ध्यान से देखो कि जिस सैटेलाइट को हमको घुमाना है, क्या उस सैटेलाइट का मास पे डिपेंड कर रहा है? ना। सैटेलाइट कितना भी भारी रहे, कुछ भी रहे, हमको कोई लेना देना नहीं। तो डिपेंड किसके मास पे कर रहा है? प्लेनेट के मास पर। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो जल्दी करो, कितना रुकना, हो गया ना बाकी लोग? चलो बहुत बढ़िया। तो जितना दूर हम ले जाएं सैटेलाइट को उतना ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? जितना इस सैटेलाइट को दूर ले जाए वेलोसिटी घटेगा। तो सैटेलाइट को कहां रखना सही है, सामने या दूर में? दूर में। क्यों? कुछ तो फायदा रहता होगा। रखने तो सामने रखते, रोज देख लेते, देखो सैटेलाइट जा रहा है, पत्थर वत्थर मारते। तो दूर रखने का और सामने रखने का कुछ तो लॉजिक होगा ना, तभी ना सैटेलाइट को दूर रखते हैं कि पास रखते हैं? दूर रखते हैं, अपने से बहुत दूर, है ना। तो क्यों ऐसा दूर रखने का कारण क्यों पड़ा? तो सामने तो क्या दिक्कत रहता है, स्पीड क्या दिक्कत, थोड़ा जल्दी पार हो जाता, पर देख तो पाते रोज।
तो ऐसा क्या मजबूरी पड़ा कि उसको दूर रखा गया? ना, ना, ना। हाँ जी, कोई लॉजिक होगा? हाँ। देखो, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर हम एक बाइक भी चलाते हैं थोड़ा 100 के स्पीड में, तो ऐसा लगता है कि एकदम बिना हेलमेट के चलाओ तो एकदम लगेगा कि पूरा हवा लगता है ना। तो हम लोग का स्पीड है, वो हवा क्या करता है, उसको धीरे करता है कि बढ़ा देता है? धीरे करता है। तो मान के चलो सैटेलाइट यहाँ घूमता अगर, तो उसको तो बहुत ज्यादा स्पीड से घूमना होगा। प्लस यहाँ एटमोस्फेयर है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सैटेलाइट एक बॉल की तरह है, उसका बेचारा आर्म से रहता है, ये रहता है। तो होता क्या है कि एटमोस्फेयर में अगर उतना स्पीड से घूमेगा तो एयर जो फ्रिक्शन लगेगा उसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटा देगा। तो घूमते घूमते बेचारा एक दिन अर्थ पे गिर जाएगा। नहीं गिरेगा? गिर जाएगा। उसका वेलोसिटी धीरे 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 कम हो रहा है, धीरे 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 क्या होगा, अर्थ पे जाके गिर जाएगा। इससे बचाने के लिए हम उसको कहाँ ले गए? दूर, इस एटमोस्फेयर से दूर। तो एटमोस्फेयर से दूर ले जाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं। और वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो आराम से वो भी मस्ती से घूमता रहेगा अपना, ठीक है। और सिग्नल चाहे पास हो चाहे दूर हो, सिग्नल तो आएगा ही आएगा। कौन सा सिग्नल यूज होता है? सेटेलाइट से कौन सा सिग्नल से बात करते हैं हम लोग? रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स होता है सर। और रेडियो वेव्स मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जीपीएस दूसरा चीज है, फुल फॉर्म पता है? हाँ, वो पोजीशन। और इंडिया में, छोड़ो ये सब बात करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, है ना। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया। अब रहा बात, अगर एक सैटेलाइट घूम रहा है तो जाहिर सी बात है इसका एक काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम लिखें हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर को अगर एक्सपेंड कर दे, मतलब तो क्या होगा, रूट अंडर जी एम एम। तो ये आ जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय 2। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अच्छा, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा? होगा, क्योंकि यहाँ एक पेयर बन ही रहा है और इसको हम एक पॉइंट मास फीड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आर, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कौन सा आर? स्मॉल आर। दोनों के बीच डिस्टेंस स्मॉल आर होगा। तो अगर हम टोटल एनर्जी का बात करें तो दोनों को ऐड करना होगा। दोनों को ऐड करके कितना आएगा? माइनस जी एम एम बाय 2 आर, यही आ रहा होगा देखो तो। इन दोनों को ऐड करने से माइनस आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि एक सैटेलाइट का अगर हम टोटल एनर्जी का बात करें तो वो प्लस है कि माइनस है? माइनस। और याद करो ये माइनस का फंडा तुम लोग को बता चुके हैं, बाउंडेड सिस्टम है। बाइंडेड नहीं, बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब ये है कि सैटेलाइट घूमते घूमते अपने मन से भाग नहीं सकता यहाँ से, ठीक है। उसको अगर भगाना होगा तो उसको एनर्जी देना है। तो कितना एनर्जी दे दे कि भाग जाए? उतना प्लस में। इतना प्लस में दे देंगे तो वो वहां से उठ के भाग जाएगा। समझ में आया? इतना पहले उतारो। और इसी सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हम बताते हैं। चलो एक और कंसेप्ट पहले बता लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, जैसे वो बोला स्केप कर जाएगा, है ना। तो एक स्केप वेलोसिटी इसमें पढ़ते हैं। स्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कहां से देगा तुम? सरफेस से, पक्का। स्केप वेलोसिटी जो बात करते हैं, वो वेलोसिटी कहां से दिया जाता है, सरफेस से या कहीं और से? देने का कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो स्केप वेलोसिटी जो डिफाइन होता है कि वो वेलोसिटी हम उस पार्टिकल को दे दें ताकि वापस उसका चेहरा ना देखना पड़े। इसका मतलब वो यहां से कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब वो वेलोसिटी कहां से देंगे? अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सेंटर से, अर्थ से कुछ हाइट से, या कहां से?
नहीं आया, ठीक है। अगर कुछ ना बोला जाए, अगर सिंपल बोला है कि अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना है, तो बकायदा तुमको कहां से कैलकुलेट करना है, सरफेस से। लेकिन जरूरी नहीं कि हम हमेशा सरफेस से ही फेंकें, क्या पता हम सरफेस से एच हाइट का एक बुर्ज खलीफा बना के ऊपर वहां से फेंकें, उसका हाइट क्या होगा, उस रेडियस के कंपेरेबल में है या नहीं है, है। कुछ तो हाइट का वो बनाया है, कितना किलोमीटर है या मीटर है, एक 171 फीट, पक्का। 171 फीट नहीं होगा जी, इतना कम नहीं है, देखना है। ठीक है, लिखो फटाफट लिखो, एस्केप वेलोसिटी लिखो। 171 फीट बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा। 70 फीट का तो लिखो, एस्केप वेलोसिटी तुम लोग लिखो। इट इज द वेलोसिटी 830 मीटर, यानी 0.8 किलोमीटर। चलो आगे लिखो, एस्केप वेलोसिटी है ना, तो इट इज द वेलोसिटी फॉर विच, it is the velocity for which, it is the velocity for which the particle does not returns back, the particle does not returns back, ठीक है, वापस नहीं आता है, ठीक है। चलो, तो अगर हमको वो स्केप वेलोसिटी निकालना है, तो मान के चलो हम सरफेस से एक पार्टिकल m लिए, ये कैपिटल M और ये रेडियस कितना हो गया r, इसको यहां से फेंक दिए, हल्ला नहीं हल्ला नहीं, इसको यहां से फेंक दिए, तो फेंक दिए इसका मतलब ये जाएगा जाएगा कहां तक चला जाएगा, इंफिनिटी, ठीक है। और स्केप वेलोसिटी, एक चीज छूट गया वहां पर, बताओ क्या चीज छूटा, उस डेफिनेशन में एक चीज मिसिंग है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी। फेंकने का तो इतना भी स्पीड से फेंक दीजिए, लेकिन सब स्केप वेलोसिटी थोड़ी ना है। तो स्केप वेलोसिटी वो कौन सा वेलोसिटी है, वो मिनिमम वेलोसिटी, कि इतना मिनिमम वेलोसिटी से हम फेंक दें ताकि पार्टिकल वापस ना आए, ठीक है। तो मिनिमम का मतलब ये हुआ कि थोड़ा कम से फेंकेंगे तो वापस आके गिर जाएगा, थोड़ा और फेंकेंगे और ऊपर जाके गिरेगा, तो एक ऐसा वेलोसिटी होगा जो एक बार इंफिनिटी तक पहुंच जाए, और एक बार इंफिनिटी तक पहुंचेगा तो वापस आएगा नहीं, क्योंकि फोर्स ही नहीं लगेगा। क्या एनर्जी कंजर्वेशन अभी भी लागू है, हर समय लागू है। तो हम सिंपल बोलेंगे, इस पॉइंट पर मेरे पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों होगा। काइनेटिक कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, जीरो। ये पॉइंट इसके बाहर है कि नहीं, बाहर है कि नहीं, तो इसका मास कहां गया, सेंटर पर। तो अभी भी इन दोनों के बीच डिस्टेंस है या नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा -Gmm बाय कैपिटल आर। और जब इंफिनिटी पहुंच जाएगा तो यहां का काइनेटिक और पोटेंशियल कितना कितना होगा, दोनों जीरो होगा। रुक गया मतलब काइनेटिक भी जीरो, और इंफिनिटी पहुंच गया तो पोटेंशियल भी जीरो। और हमको पता है कि दोनों जगह एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। तो हम सिंपल लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस Gmm बाय आर इज इक्वल टू जीरो। एम कैंसल हो गया, तो v का वैल्यू आ जाएगा √2 Gm बाय कैपिटल R। इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, याद करो G एट सरफेस का फॉर्मूला, Gm बाय आर स्क्वायर। याद करो G एक तरह से E ही है, तो E एट सरफेस कितना होता है, Gm बाय आर स्क्वायर। तो अगर इसी फॉर्मूला को R से मल्टीप्लाई करें और R से डिवाइड भी कर दें, तो मेरे को एक फायदा मिलेगा, नीचे Gm बाय आर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, 2 तो 2 ही रहेगा, Gm बाय आर स्क्वायर को G, और एक क्या बचेगा, R। तो फॉर्मूला हो गया √2Gr, और ये G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहां का, सरफेस का। अब जरूरी खाली अर्थ का स्केप वेलोसिटी होता है, सब प्लेनेट का अपना अपना होगा, और वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, मास पे और रेडियस पे। समझ में आया, इसको उतारो, इसी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। लेकिन स्केप वेलोसिटी कहीं से ही पूछ सकता, मान के चलो बोलेगा कि हम यहाँ एक बिल्डिंग बना लिया, वहां से कितना स्पीड से फेंकना है, तो वहां भी एनर्जी कंजर्व होगा या नहीं होगा, होगा। बस स्केप वेलोसिटी का मतलब ये रखना कि वो इन्फिनिटी में जाके क्या हो जाए, रुक जाए,
इनको पहुंचाना खाली इन्फिनिटी तक है। ये लगभग वैल्यू कितना आता है, किसी को याद है? 11.18 यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी किसी दिन तुम्हारे पास इतना ताकत आ जाए कि किसी को भी उठा के 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दिए तो वो कभी वापस नहीं आएगा। यानी एक सेकंड में यहां से कम कहां तक, मतलब 11 किलोमीटर, मतलब यहां से उस बंगला चल लिख लिए? सेटेलाइट के ऊपर 2 क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है? एक बनेगा, दूसरा चांसेस थोड़ा कम रहेगा बनने का। बना सकते हो, ऐसा नहीं बनेगा। हाँ। ठीक है, पहले एक बेसिक क्वेश्चन बताता है अपने लिए, है ना हम। अच्छा, एक चीज और, √2 GR से फेंक दिए तो पार्टिकल वापस आएगा? पक्का? देख लो, नहीं आएगा ना? ठीक है। √2 GR से कम दिए तो वापस आएगा? चांसेस है कि आएगा ही आएगा? आएगा। ठीक है, चलो मान ली। अगर √2 GR से ज्यादा दिए तो √2 GR देना और √2 GR से ज्यादा देना, दोनों में कुछ फर्क है क्या? हाँ, ये बताए भी थे कि अगर √2 GR देंगे तो इन्फिनिटी में जाके रुक जाएगा, लेकिन अगर √2 GR से ज्यादा दे दे तो इन्फिनिटी में भी जाके मूव कर रहा है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन लिखो फिर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कि अगर हम वेलोसिटी √GR दे दें, कितना दे दें? √GR, फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम द प्लैनेट। अगर वेलोसिटी हम √GR दे दें, फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम द प्लैनेट, और √GR यहां से दिए, √GR, मास m, रेडियस r। बताओ मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम द प्लैनेट कितना होगा? ठीक है, बताएं फिर। नहीं, क्या जी, इतना सोचना नहीं है। जाएगा 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 जाएगा, मैक्सिमम वहीं तक जाएगा जहां वेलोसिटी 0 होगा। एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। यहां मेरा एनर्जी होगा कितना? ½ m v²। पोटेंशियल होगा यहाँ पर? होगा। -GMM/R इज इक्वल टू, जहां रुक जाएगा वहां का काइनेटिक 0, पोटेंशियल होगा कितना? -GMM, मान लेते हैं कि डिस्टेंस
फ्रॉम द प्लैनेट, प्लैनेट से अगर डिस्टेंस बताना तो सरफेस से बताओगे कि सेंटर से बताओगे? सेंटर से। तो सेंटर से ही मान लेते हैं कितना डिस्टेंस है, x। तो यहाँ क्या लिखोगे? -gmm/x। ठीक है। अगर लिखा रहता फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट तो हम x निकाल लेंगे, उसमें से r माइनस कर देते। ठीक है। तो x हम लोग कहां से लिए? सेंटर से। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? बस g की जगह लिख देना, कितना लिखोगे? Gm/r² देना, सॉल्व कर, आराम से x निकल जाएगा। जो भी आ रहा हो, कितना आ रहा? x g का वैल्यू रख दो ना, जी रखो, Gm/r²। कितना आ रहा? x कितना आ रहा है? 2r एग्जैक्ट आ रहा है ना। तो 2r आ रहा है सेंटर से, तो सरफेस से आ रहा है। ये समझ रहे हो? √gr देने से खाली r रेडियस ही पहुंचा, और √2gr देने पर इनफाइनाइट पहुंच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि √gr में तुम्हारा r ही जा रहा है, लेकिन और √2gr हल्का सा थोड़ा बढ़ा दे तो इनफाइनाइट क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि जब r के बाद जाएगा ना, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कम होगा कि बहुत ज्यादा? बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत कम हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर थोड़ा सा भी वेलोसिटी रहेगा तो वो पार हो जाएगा। सबसे ज्यादा तुम्हारा कहाँ खींचेगा? सरफेस के पास। तो यहां तुमको थोड़ा वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन लिखो। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग around a planet, around a planet of mass capital M, of mass capital M and radius capital R, around a planet of mass capital M and radius capital R, in an orbital radius of, in an orbital radius of 3r, 3r। ठीक है। A particle is thrown from the satellite, a particle is thrown from the satellite। एक पार्टिकल को हम कहां से फेंके हैं? सैटेलाइट से फेंके हैं। ध्यान से समझना, सैटेलाइट रोटेट कर रहा था और पार्टिकल को हम कहां से फेंके? सैटेलाइट से। ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी v, फाइंड द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल so that it does not comes back। और मिनिमम लिखना, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी v, find the minimum velocity v so that it does not comes back। मेंस वगैरह में यही होता है, तुमको खाली सिखाया जाए कि escape velocity क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन तुमको घुमा फिरा के पूछेगा। इस बार हम कहां से फेंके? अर्थ सरफेस से भी नहीं फेंके, हाइट से भी नहीं फेंके, हम फेंक कहां से रहे? सैटेलाइट से। और वो सैटेलाइट रुका है कि रोटेट कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ट्राई मारो इसको।
ये आया। पार्टिकल का मास दिया है कि नहीं दिया? लिख लो पार्टिकल का मास स्मॉल m ले लो। चलो देखो इधर बना। चलो देखते हैं। तो इसको प्लैनेट मानते हैं और यहां से कितने रेडियस में 3r। एक सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, करने दो उसको रोटेट। तो पार्टिकल को हम फेंक कहां से रहे हैं? सैटेलाइट से। तो इस m मास को यहां से फेंकना है कितने वेलोसिटी से? जी। हमको पता है कि इतना वेलोसिटी से फेंकना है कि जाके इन्फिनिटी में रुक जाए वो। चलो एनर्जी कंजर्व अभी भी होगा या नहीं होगा? होगा। सबसे पहले अगर ये m मास इस सैटेलाइट में है तो क्या उसके पास इनिशियली कुछ एनर्जी है या नहीं है? है। कौन कौन सा? काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है, निकाले हो कि नहीं निकाले? काइनेटिक एनर्जी निकाले होगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा उसका हाफ m v स्क्वायर। और कौन सा v? ये वाला v या जो उसके पास पहले से है? उसके पास जो पहले से है ऑर्बिटल स्पीड। तो हाफ m v नॉट का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 3r। यही होगा। ये इसके पास इनिशियली इतना एनर्जी रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो घूम रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा माइनस जी एम एम बाई 6r। देखो करके आ रहा है। और अगर कोई थोड़ा सा दिमाग लगाता, हाँ बाई कुछ नहीं ना, हाँ माइनस जी एम एम बाई 3r आ रहा है यहां पर। ठीक से देखो, बढ़िया से कैलकुलेशन करो। 6r आया। कोई अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो वो पार्टिकल इस सैटेलाइट के ऊपर ही है, तो जो एनर्जी सैटेलाइट का होगा क्या वही एनर्जी पार्टिकल का होगा? और देखो तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हम लोग निकाल के रखे हैं माइनस जी एम एम बाई 2r। और r का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 3r। तो इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे माइनस जी एम एम बाई 6r। तो इतना एनर्जी पहले से उस पार्टिकल के पास है क्योंकि वो सैटेलाइट के साथ रोटेट कर रहा है। प्लस अब हमको इसको एनर्जी देना होगा, और कौन सा एनर्जी दे सकते हैं? काइनेटिक ही दे सकते हैं। तो सिंपल हम लोग इक्वेशन लिखते हैं माइनस जी एम एम बाई 6r। तो उसके पास था
प्लस काइनेटिक एनर्जी देना है कितना, हाफ mv स्क्वायर, और इनफाइनाइट में एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों को सॉल्व करो, देखो v आ गया, वही है ना, बिल्कुल। m m कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 कैंसिल होगा, तो v का वैल्यू आएगा रूट अंडर जी एम बाय 3r। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बनाओ। वही, हाँ वही चीज, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वही चीज तो आया रूट। ऑर्बिटल वेलोसिटी वही है, काइनेटिक लिखना ही होगा, पोटेंशियल लिखना ही होगा। इससे अच्छा सिंपल सा है कि भाई, हाँ, कि अगर वो पार्टिकल सैटेलाइट में है तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ सैटेलाइट अभी पड़ा है ना, माइनस जी एम एम बाई 2r। तो वही एनर्जी तुम्हारे पार्टिकल के पास भी होगा, ऐसा थोड़ी ना उसके पास नहीं होगा। तो अगर डायरेक्ट लिखते हैं हम तो इतना ही एनर्जी होता, और यही एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी जोड़ देते हैं, वही जाके कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। हाँ, और फिर उसका एक्स वेलोसिटी मान के हम कुछ मतलब जिससे फेंकना होगा और उसको इक्वेट कर दिए उस पार्टिकल का स्केप वेलोसिटी से। किसको इक्वेट किए, मतलब जो आया उसका स्केप वेलोसिटी कौन सा इक्वेट, रूट अंडर 2gr। हम ये किए अंडर रूट 2gm बाय 3r हाँ, इक्वल्स टू अंडर रूट, एक मिनट, रूट अंडर 2gm बाय 3r। ये किसका निकला ये, स्केप वेलोसिटी मतलब वो पार्टिकल रेस्ट पर होता है। हाँ वहां मतलब यहां से अगर फेंकते तो, हाँ ठीक है, वो करके और उसको इक्वेट कर दिए हम, मतलब वो वेलोसिटी से तो चल जाता है, उसको इक्वेट कर दिए हम जो वेलोसिटी सैटेलाइट का था पहले, जैसे वेक्टर लगा, ठीक है, वेक्टर लगाया उसके बाद, तो वो आंसर क्यों आ रहा है, वो रीजन बताओ। लिखने का तो इक्वेशन हम कुछ भी लिख के रूट अंडर जी एम बाई 3r ला सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन तुम लिखे क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास खुद होना चाहिए। अच्छा आ रहा है, एक क्वेश्चन और लिखो पहले, उसके बाद आता है। ये समझ में आई प्रोसेस। एक क्वेश्चन लिखो, a satellite is rotating in an orbital radius of small r. A satellite is rotating in a orbital radius of small r. ठीक है, हम चाहते हैं कि हम अपना ऑर्बिटल रेडियस बढ़ाएं, सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस क्या करना है, बढ़ाना है। तो मेरे को ये बताओ, अगर हम सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस बढ़ाना चाहते हैं तो बाकायदा हमको सैटेलाइट में एनर्जी देना होगा या सैटेलाइट का एनर्जी कम करना होगा, सोच लो अच्छे से, अच्छे से सोच लो। उस सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस हमको बढ़ाना, हम चाहते हैं कि बड़ा रेडियस में घूमे, तो उस सैटेलाइट को एनर्जी हम देंगे या सैटेलाइट का एनर्जी थोड़ा कम कर देंगे, कम कर देंगे, पक्का। तो बढ़िया था जी, तब तो यहां से हमको अगर मार्स तक जाना था तो उसका एनर्जी कम करते रहता, पहुंच जाता मार्स तक। अगर ऐसा होता कि अगर उसका हम एनर्जी घटाते रहते और हमसे दूर जाते रहता, तब तो हम उसका वेलोसिटी घटाते रहते, धीरे धीरे वो पहुंच जाता दूर तक। ठीक है, अब इसका लॉजिक सुनो, एनर्जी किसी भी सैटेलाइट पे माइनस जीएमएम बाई 2r होता है, ठीक है, तो r हमको बढ़ाना है, तो r अगर बढ़ेगा तो जीएमएम बाई 2r घटेगा, तो माइनस के साथ बढ़ेगा। यहां माइनस है ना जी, नहीं समझ में आया, फिर से समझ गया ना, यहाँ माइनस का चीज चल रहा है। हम लोग ऐसे सोच रहे रेडियस बढ़ेगा तो वो टर्म घटेगा, लेकिन नेगेटिव के साथ देखेंगे तो वो टर्म बढ़ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि हमको एनर्जी देना होगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एनर्जी गिवन, उसके बाद लिखो फाइंड द एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट, फाइंड द एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट so that the orbital radius is doubled। कितना एनर्जी दे दें ताकि जो ऑर्बिटल रेडियस है उसको डबल कर दें हम। बकायदा हम तो क्वेश्चन में बता दिए कि एनर्जी देना है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहता है, एनर्जी घटाना है, एनर्जी बढ़ाना है, ये सब रहता है। चलो बताओ,
आसान क्वेश्चन है जी, जल्दी बताओ। बड़ा स्लो है तुम लोग। देखो इधर, अगर हम आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो मेरे पास वहां एनर्जी होगा -Gm m/2r, यही एनर्जी होगा अगर हम आर रेडियस में घूमेंगे। अगर हमको इसके डबल रेडियस में घूमना है तो उस समय हमको वहां का एनर्जी बनाए रखना होगा -Gmm/4r। ठीक है, तो अगर हमको इतना एनर्जी उस रेडियस में है और हमको बढ़ा के इतना एनर्जी करना है तो कुछ एनर्जी यहां देना होगा। तो यानी सिंपल सा आंसर होगा -Gmm/2r प्लस x इज इक्वल टू -Gmm/, हो गया आंसर खत्म। अगर इतना एनर्जी दे देंगे तो वो कहां चला जाएगा, उस ऑर्बिट में चला जाएगा। क्वेश्चन देखो जेई में ऐसा नहीं होता है कि बहुत मतलब भयानक सा इक्वेशन सॉल्व करना, तुमको खाली दिमाग लगाना है जी। हमको यहीं से स्केप कर देना होता कि भाई हमको इतना एनर्जी तो भाग जाए, तो प्लस एक्स और भाग जाए इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू वही आंसर आता +Gmm/2r। हम क्या पूछे, हम काइनेटिक एनर्जी पूछे, पोटेंशियल एनर्जी पूछे, खाली पूछे कि एनर्जी पूछे, क्या पूछे उसमें एनर्जी, तो हम लिख दिए भाई इतना एनर्जी दे देंगे तो हमको वहां पहुंच जाएगा। अगर हम पूछते कि भाई कितना उसको हम काइनेटिक एनर्जी दे या पोटेंशियल एनर्जी, हमको एनर्जी देना हम वो किसी फॉर्म में भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर तुम उस ऑर्बिट में उसको उतना एनर्जी दे दिए तो क्या वो उस ऑर्बिट में रहेगा, क्योंकि बकायदा उस ऑर्बिट में उसको रहना है तो उसको एनर्जी इतना ही मेंटेन करना होगा। तो अगर तुम उसको ज्यादा दे दिए तो जाहिर सी बात है वहां से भागेगा, और जाके भागेगा कहां, भागेगा यहाँ पर। याद करो तुम्हारा बोर्स मॉडल, याद है इलेक्ट्रॉन का हर का एनर्जी होता है, अगर हम उतना एनर्जी देंगे तो वो भागेगा ऊपर और उसी लेवल में जाएगा जितना उसका एनर्जी होता है। वो और किसी स्टेट में रह सकता है, नहीं रह सकता। आगे लिखो, आगे लिखो 2 स्टार प्रॉब्लम। 2 स्टार प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, स्टार प्रॉब्लम ऐसा इसलिए बोलते हैं, हम शायद तुम लोग को बताए थे कि अर्थ और सन जो है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है, ये बता चुके हैं ना। तो जो ऊपर हम लोग जो तारा देखते हैं इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, तो ये लोग दोनों सब रुका हुआ है। दो पार्टिकल एम मास कभी रुका हुआ हो सकता है, आपस में अट्रैक्ट कर जाएगा। तो इन दोनों को हमेशा अगर यहीं रहना होगा तो दोनों को आपस में घूमना होगा, क्योंकि ऐसे तो रेस्ट पर दोनों कभी नहीं रुक सकता, फोर्स उन दोनों को क्या करेगा, पास ले आएगा। तो अगर हमेशा उन दोनों को उसी पोजीशन में रखना है तो दोनों को बोल सकते हैं घूमना होगा, क्योंकि वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करना स्टार्ट कर देगा, और वही फोर्स किसके बराबर होगा, mv²/r। यानी ऊपर जितना तारा देख रहे हो सके वो वहां है भी नहीं, क्योंकि लाइट जब तक आता है तब तक वो स्टार खत्म हो चुका होता है। लेकिन इस स्पेस में जितना तुम्हारा स्टार्स है सब रुका हुआ नहीं है, सब एक दूसरे के अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा है। जैसे कि इस पूरे मतलब इसको देखा जाए, इस पूरा सिस्टम प्लैनेट्स का सिस्टम, तो सब एक दूसरे के अबाउट घूम रहा है, कोई ऐसा है जो रुका हुआ है।
लेकिन हम नहीं घूमेंगे, हम ऐसे रुके रहेंगे। कोई नहीं है, सब घूम रहा है, बेचारा सन भी घूम रहा है, क्योंकि उसको भी वो रुक तो सकता नहीं ना, तो वो भी घूम रहा है। और ये पूरा सिस्टम किसके अबाउट घूम रहा है? सेंटर ऑफ मास। और किसका सेंटर ऑफ मास? पूरे सिस्टम का। क्योंकि भाई हम सेंटर ऑफ मास को हिला नहीं सकते, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास हिलेगा तो सब खत्म। यानी किसी दिन अगर हम इस अर्थ को नॉकआउट कर दें, मतलब कोई आया और अर्थ को बोले चलो साथ चलते हैं बाहर, तो अर्थ अगर यहाँ से गायब हो गया तो पूरा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर एक भी गायब होगा तो बेचारा मून क्या करेगा? जैसे अगर अर्थ को गायब कर लिया तो मून बचाए, बोलेगा अब हम किसके अबाउट घूमें, तो वो क्या करेगा? फिर वो किसी से टकराएगा जाके। क्या प्लूटो? वो बेचारा इतना दूर ही है ना यहाँ से कि उसका आना जाना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बेचारा बहुत दूर है, बहुत ज्यादा। कितना लाइट ईयर से पता है प्लूटो? एक बार कैलकुलेट करके देखना, कर सकते हो ना। सन का मास लेना 10⁻24, जी का वैल्यू रख देना और आर का वैल्यू पुट करके देख लेना कि प्लूटो बेचारा पे कितना फोर्स लगता होगा। इसलिए उसका आना जाना कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सन और अर्थ का डिस्टेंस है, तो अगर यहाँ से अर्थ नॉकआउट हुआ तो सबको दिक्कत होगा। मून बेचारा कहाँ जाएगा? वही बेचारा बेरोजगार, वो कहीं और जाएगा, वो टकराएगा इधर, मतलब पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि अगर किसी दिन हम पूरा सोलर सिस्टम को रोक दिए, अगर भगवान चाहे बोला नहीं तथास्तु रुक जाओ, है ना, तो क्या होगा? नहीं, अगर बोला जाए कि अगर हम एक ही समय सोलर सिस्टम को रोक दिए, पूरा सोलर सिस्टम, और रोक के छोड़ दिए, फिर क्या होगा? सब एक दूसरे की ओर मूव करना स्टार्ट होगा। और सब किधर मूव करेगा? सन के तरफ नहीं, सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सब जाके कहां टकराएगा? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो टू स्टार प्रॉब्लम क्या है कि देखो दो स्टार आपस में, हाँ बोलो बोलो। कैसे नहीं होगा? बहुत कुछ हो सकता है। स्पीड नहीं हुआ, उसका रोटेशन में इफेक्ट आया है। दो चीज होता है, अर्थ रोटेट भी करता है और अर्थ सन के चारों ओर भी रोटेट करता है। तो अर्थ का उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया है, वो एक साल उतना ही लगता है। लेकिन जो रोटेशन है ना, उसमें फर्क आ रहा है, और फर्क बहुत चीज से आ रहा है। इतना हाइट का जो बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हाइट का जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं, तो उसका सामान कहां से ला रहे हैं? अर्थ से ही खोद के निकाल रहे हैं। तो अर्थ से अगर खोद के बाहर निकाल रहे हैं, तो एक्चुअली हम मास को एक्सिस से दूर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो अगर हम मास को एक्सिस से दूर कर रहे हैं, तो आई बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हम मास एक्सिस से दूर करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है कि घटता है? अगर हम अर्थ का मास अंदर का बाहर कर रहे हैं, सरफेस तक ला रहे हैं, तो मोमेंट आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो अगर मास का एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। और याद रखो कि याद है आई ओमेगा कांस्टेंट होता था, एंगुलर मोमेंटम। अर्थ के ऊपर नेट टॉर्क कितना रहता था? 0। तो अर्थ का आई ओमेगा कांस्टेंट। तो अगर अर्थ का हम धीरे धीरे सारा सामान अंदर से बाहर कर रहे हैं, यानी हाइट बिल्डिंग बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, सब डैम बनाने से क्या दिक्कत है पता है? अर्थ पहले ऐसे था, तुम पानी तो फ्लो कर रहा है, तुम डैम बना के यहां रोक दिए, तो पानी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो पानी क्या होगा? सरफेस से थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हम अर्थ का मास थोड़ा सरफेस से क्या कर रहे हैं? बाहर बांट रहे हैं। तो आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है तो ओमेगा घट रहा है। समझ में आया? तो ओमेगा चेंज होने लगा, इसलिए अर्थ का जो ओमेगा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है। यही रीजन है। तो इसलिए मतलब कहानी में बोला गया है कि मतलब साइंस जो पहले का साइंस था, वो इसी कारण कुछ ना कुछ बीच में ऐसा हुआ होगा कि सारा एक ही बार समाप्त हो गया, फिर वहां से जीरो से स्टार्ट हुआ। इसी टाइप से साइंस पूरा ग्रो कर रहा है। एक दिन कुछ होगा, बम बम फटेगा बड़ा सा, सब खत्म, फिर धीरे धीरे जीरो से स्टार्ट होगा। हाँ? जैसे कि जैसे युग होता है ना जी, कलयुग, ये सब 4 युग है, धीरे धीरे अपना युग सब चल रहा है, और शायद ये लास्ट युग है। जितना जीना है जी लो।
फिर भी बहुत टाइम बचा हुआ है। कितना टाइम है? कलयुग का कितना है पता है कुछ? बहुत है, सो कुछ 4 लाख साल या कुछ है, और अभी तो 2000 कुछ चल रहा है, तो बहुत ज्यादा है। पहले, सबसे पहले क्या था? सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, और फिर कलयुग। रामायण कब हुआ था? सतयुग। अब महाभारत? हाँ, कौन सा युग में? द्वापर में। कलयुग में बोला जाता है खाली एक ही भगवान मतलब दिखते हैं कलयुग में। कौन सा? ऐसा? कौन सा, वैसा कौन सा है, कौन से भगवान जो मतलब मतलब उसको शायद वरदान मिला था शायद, हनुमान जी। हनुमान जी को ऐसा मिला कि हर युग में वो शायद जिंदा रहेंगे, वो शायद यही चीज है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं 2 स्टार प्रॉब्लम को, और नेक्स्ट क्लास में हमारा ग्रेविटेशन खत्म होगा। ग्रेविटेशन के बाद एसएचएम चालू करना है कि फ्लूइड्स पढ़ना है? ठीक है, हम बता रहे हैं अगर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एसएचएम और वेव्स, ठीक है, नहीं ज्यादा मार्क्स का आएगा, लेकिन खाली खाली डेरिवेशन। हाँ हाँ, पहले मतलब हम बता रहे हैं कि फ्लूइड्स पढ़ लोगे तो हम पूरा मेंस लेवल का पढ़ा देंगे, यानी फ्लूइड पूरा मेंस लेवल कर लो। तुम लोग क्या कर सकते हो, हम कुछ कुछ डेरिवेशन बता देंगे एसएचएम और वेव्स में। स्कूल वाला एकदम गारंटीड वही पूछेगा। वेव्स में लैपलास करेक्शन एक पूछेगा, शायद करवाया गया होगा। कुछ नहीं, ठीक है। सॉलिड और फ्लूइड क्या? अच्छा, इलास्टिसिटी बोलो ना, सॉलिड